जेम्स गन की सुपरमैन से पहले हेनरी कैविल के कौन से सुपरमैन को रिजेक्ट किया गया था? क्रिप्टो को आखिर किस तरह से बनाया गया था और उसे कौन से बदमाश रियल डॉग पे मॉडल किया गया था? नेथन फिलियन एज गाय गार्डनर ग्रीन लैंटर्न से पहले और कहां पर कौन से ग्रीन लैंटर्न्स को प्ले कर चुके हैं? जेम्स गन की सुपरमैन मूवी के अंदर सुपरमैन के उड़ने के अजीब से इफेक्ट के पीछे आखिर क्या राज था? सुपरमैन के लिए पहले कौन से एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा था और आखिर डेविड कॉरेनस्वेट को ही क्यों चुना गया? और क्या रहे हैं जेम्स गन की सुपरमैन मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स? अगर आपने जेम्स गन डायरेक्टेड और डेविड कॉरेनस्वेट स्टारिंग सुपरमैन मूवी देख ली है तो आपके मन में भी कई सारे ऐसे सवाल जरूर होंगे और इसके साथ साथ और भी बेहतरीन बिहाइंड द सीन फैक्ट्स के साथ आज की इस वीडियो को हम लेकर आए हैं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए, हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स अगर आप एक कोर डीसी फैन हैं तो आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि इस मूवी के बनने की शुरुआत आखिर किस प्रकार के लफड़े से हुई थी। फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम मार्वल द्वारा निकाले जाने के बाद डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के लिए जेम्स गन ने 2021 की सुसाइड स्क्वाड मूवी और उसी के स्पिन ऑफ पीसमेकर सीरीज को बनाया था और दोनों ही क्रिटिकली और फैंस के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद की गई। वहीं दूसरी ओर डीसी का भी फ्यूचर कोई साफ दिख नहीं रहा था। ऐसे में 2022 में उस समय के सीईओ डेविड ज़ास्लाव ने पूरे के पूरे डीसी यूनिवर्स को नए तरीके से स्ट्रक्चर करने की ठान ली और जेम्स गन को एक्चुअली इस यूनिवर्स का राइटर, क्रिएटर और ओवरसियर बना दिया गया, जिन्होंने अपना डीसी का चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें सबसे पहला इंस्टॉलमेंट इस साल रिलीज हुई सुपरमैन बनी। 2016 के थिएट्रिकल जस्टिस लीग के बाद हेनरी कैविल की कोई नई सुपरमैन मूवी आई ही नहीं एंड टेक्निकली जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग जो 2021 में रिलीज हुई थी वो भी कोई नई मूवी नहीं थी। बट एक्चुअली 2016 में जस्टिस लीग के खराब परफॉर्म करने के बावजूद भी वार्नर ब्रोस के अंदर एक नए सुपरमैन मूवी को बनाने की कोशिश चल रही थी, जहां पर हेनरी कैविल खुद मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्वेरी के साथ मिलकर एक नई सुपरमैन मूवी बनाना चाहते थे और उन्होंने अपनी आइडिया को भी पिच किया था वार्नर ब्रोस को, लेकिन क्रिस्टोफर मैक्वेरी के पास मिशन इम्पॉसिबल के अलावा दूसरी मूवीज के लिए टाइम ही नहीं था। इसके अलावा साल 2018 में ही जेम्स गन को एक नई सुपरमैन मूवी बनाने के लिए अप्रोच किया गया था, पॉसिबली हेनरी कैविल के साथ ही, बट उस समय उन्होंने द सुसाइड स्क्वाड जैसी मूवी को बनाने का डिसीजन लिया। इसके अलावा खबरें तो ऐसी भी चल रही थी कि जे अब्राहम्स एक्चुअली एक्टर माइकल बी जॉर्डन के साथ मिलकर एक ब्लैक सुपरमैन की मूवी बनाना चाहते हैं, जिसके प्लान को 2020 में कैंसिल कर दिया गया। पर्सनली मुझे हेनरी कैविल एज सुपरमैन से कभी भी कोई भी शिकायत नहीं थी और मैं तो उल्टा काफी सरप्राइज था जब हेनरी कैविल को रिप्लेस करने की बात चल रही थी। बट नॉनदलेस यहाँ पर जेम्स गन को एक नए डीसी यूनिवर्स की जरूरत थी और एक नए और यंग सुपरमैन की, जिसके लिए एक्चुअली लगभग 30 एक्टर्स के ऑडिशन लिए गए थे, जिनमें शामिल थे टॉम ब्रिटनी, जेकब बिल्लॉडी और एंड्रयू रिचर्डसन। लेकिन यहाँ पर जेम्स गन ने 2022 की पर्ल मूवी देखी थी, जिसके अंदर उन्हें डेविड कॉरेनस्वेट का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन लगा था और डेविड कॉरेनस्वेट ने इस मूवी के लिए अपना ऑडिशन भी काफी बेहतरीन तरीके से दिया था, जिसके कारण यहाँ पर उन्हें चुना गया। वहीं पर काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया था निकोलस होल्ट ने लेक्स लूथर का, जो ओरिजिनली डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एज बैटमैन जुड़ने वाले थे, जहां पर उन्होंने ओरिजिनली रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन मूवी में ब्रूस वेन के लिए ऑडिशन दिया था। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर भी ओरिजिनली उन्होंने सुपरमैन के रोल के लिए ही ऑडिशन दिया था, बट यहाँ पर उन्हें लेक्स लूथर के लिए भी टेस्ट किया गया, जो कि काफी टेरिफिक साबित हुआ। खैर, इनके अलावा भी हमें बहुत ही शानदार कैरेक्टर देखने को मिला, क्रिप्टो द सुपर डॉग, जिसका कॉमिक बुक डेब्यू एडवेंचर कॉमिक के इश्यू नंबर 210 में हुआ था, जो मार्च 1955 में पब्लिश हुई थी। वैसे कॉमिक बुक में इसके कई सारे इटरेशंस रहे हैं, लेकिन मूवी के अंदर इसे व्हाइट टेरियर मड के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर ये मूवी के अंदर पूरी तरह से सीजीआई कैरेक्टर है, जिसका इंस्पिरेशन जेम्स गन का ही डॉग ओजू था। वहीं पर एक्टर्स के साथ ऑन सेट इंटरैक्ट करने के लिए यहाँ पर जोलिन नाम के डॉग को यूज किया गया था। खैर, सुपरमैन की एक्टिंग के साथ साथ सुपरमैन जैसा दिखना भी जरूरी है। ऐसे में डेविड कॉरेनस्वेट ने तकरीबन 40 पाउंड यानी लगभग 20 किलोग्राम तक अपना वजन बढ़ाया था,
जिसके लिए उन्हें एक्सटेंसिव जिम में ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, जहां पर लगभग उन्हें 4500 कैलोरी पर डे कंज्यूम करना पड़ता था। वैसे एक बोनस फैक्ट आप में से शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन डेविड कॉर्नस्वेट एक्चुअली हेनरी कैविल से 3 इंच ज्यादा लंबे हैं। जहां पर हेनरी कैविल 6.1 फुट थे, वहीं पर डेविड कॉर्नस्वेट 6.4 फुट हैं। बात करें अगर सुपरमैन की सूट की, तो इस सूट को डिजाइन किया था जुदिदाना मकोव्स्की ने, जहां पर एक्चुअली सुपरमैन के कई सारे कॉमिक बुक सूट से इसे इंस्पायर किया गया था, जहां पर इसका ओवरऑल लुक और फील ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक के सूट से लिया गया था। वहीं पर इस सूट के कॉलर का इंस्पिरेशन डीसी के न्यू 52 रिबूट के कॉमिक बुक से लिया गया था। वहीं पर चेस्ट के एम्बलम का स्टाइल सीधे सीधे इंस्पायर्ड है किंगडम कम के सुपरमैन वर्जन से, और वहीं पर ट्रंक्स का आइडिया एक्चुअली बहुत ही ज्यादा घुमावदार था जेम्स गन के लिए, जिसे डेविड कॉर्नस्वेट और जेम्स गन ने बाद में रियलाइज किया कि सुपरमैन को थोड़ा सिली दिखाना उतना भी बुरा आइडिया नहीं होगा, और ये उसके भोलेपन और ऑनेस्टी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। साथ ही साथ ये ट्रेडिशनल कॉमिक बुक वर्जन की सुपरमैन का भी एक ट्रिब्यूट होगा। खैर फाइनली हमें नेथन फिलियन देखने को मिले इस मूवी के अंदर गाय गार्डनर के रूप में, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये उनका पहला ग्रीन लैंटर्न वाला रोल नहीं है। और शायद आप न जानते हो, बट जिन्होंने भी मॉडर्न डीसी एनिमेटेड मूवीज को फॉलो किया है वो ये बात जानते होंगे कि उसमें ज्यादातर हैल जॉर्डन को अपनी आवाज नेथन फिलियन ने ही दी थी, और उससे भी खतरनाक कि यहाँ पर नेथन फिलियन अपना पहला डीसी लाइव एक्शन रोल भी नहीं प्ले कर रहे हैं, बट उस बारे में हम कभी और बात करेंगे। खैर इसके अलावा इस मूवी के अंदर एक बहुत ही आइकॉनिक कैमियो भी था, जो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ध्यान न दे पाए हों, और वो था सबसे पहले लाइव एक्शन सुपरमैन यानी क्रिस्टोफर रीव के सबसे छोटे बेटे विल रीव का, जो एक्चुअली इस मूवी के अंदर एक न्यूज रिपोर्टर के रूप में देखने को मिले थे, और रियल लाइफ में वो एबीसी न्यूज के लिए एक टेलीविजन करस्पॉन्डेंट भी हैं। सुपरमैन का उड़ना उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एबिलिटीज में से एक है, लेकिन उसे स्क्रीन पर ट्रांसलेट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही रीजन है कि ट्रेलर्स के दौरान जब इनिशियली सुपरमैन की फ्लाइट की फुटेजेस को रिवील किया गया था, तब बहुत सारे लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई थी, और बहुतों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक्चुअली सीजीआई का इस्तेमाल किया गया है, बट एक्चुअली यहाँ पर सीजीआई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया था, और ये बेसिकली लाइका ट्राई एलमार लेंसेज को इस्तेमाल करने की वजह से था, जो बेसिकली एक वाइड एंगल लेंस है। यहाँ पर कई सारी प्रैक्टिकल एरियल फिल्मिंग की गई थी, जहाँ पर वायर रिग्स, विंड टनल्स, गिम्बल्स और सुपरमैन के फ्लाइंग को दिखाने के लिए ऐसे कई सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ था, और स्पेसिफिकली टॉप गन मैवरिक के एरियल सिनेमेटोग्राफी से यहाँ पर कई सारी इंस्पिरेशन ली गई थी। खैर हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर रियलाइज नहीं किया होगा, बट एक्चुअली यहाँ पर जेम्स गन के पिछले कोलैबोरेशन के बहुत सारे कैमियोज थे यहाँ पर, जहाँ पर स्पेसिफिकली सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के रोबोट्स में सुपरमैन के रोबोट नंबर 4 यानी गैरी को तो यहाँ पर एलन टडीक ने अपनी आवाज दी थी, लेकिन वहीं पर सुपरमैन के रोबोट नंबर 5 को माइकल रूकर ने अपनी आवाज दी थी, जो मार्वल के अंदर योंडो का भी रोल प्ले कर चुके हैं। वहीं पर रोबोट नंबर 1 को पॉम क्लेमेंटिफ ने अपनी आवाज दी थी, जो मैंटिस का रोल प्ले करती थी मार्वल के अंदर। वहीं पर सुपरमैन की रोबोट नंबर 12 को ग्रेसी चैन ने अपनी आवाज दी थी। बात करें अगर इस मूवी की फिल्मिंग की, तो इसकी फिल्मिंग के लिए इंटरनेशनल लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर सबसे पहले फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की शूटिंग सबसे पहले की गई थी फरवरी 29, 2024 को, और ये नॉर्वे के साल्वाबार्ड वैली के अंदर शूट किया गया है, जिसमें 1 हफ्ते तक का वक्त लगा था। इसके अलावा कई सारे इंटरनल लोकेशंस के लिए अटलांटा जॉर्जिया के ट्रिलिथ स्टूडियो का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ मेट्रोपोलिस की लोकेशंस के लिए क्लीवलैंड और सिंसिनाटी में 37 दिन तक का वक्त लगा था। साथ ही साथ अमेरिका के जॉर्जिया और ओहायो में भी इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। बात करें अगर इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन की, तो इस मूवी में काफी अच्छा खासा काम वीएफएक्स किया गया है, जहां पर इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक और फ्रेम स्टोर का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें क्रिप्टो के सारे सीजीआई एलिमेंट्स को फ्रेम स्टोर ने क्रिएट और एनिमेट किया था। इसके अलावा यहाँ पर वेटा एफएक्स स्टूडियो ने भी काम किया है। बात करें अगर इस मूवी के फाइनेंशियल सक्सेस की, तो इस मूवी के सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जहां पर अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए और इस मूवी ने $217 मिलियन कमा लिए हैं, जिसमें से $175 मिलियन के साथ इसने डोमेस्टिक ओपनिंग की है,
और बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि शायद ये $1 बिलियन तक का भी मार्क क्रॉस कर ले। बट इसे कम से कम प्रॉफिटेबल होने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए $700 मिलियन की जरूरत है, जो इस मूवी के रिसेप्शन को देखते हुए लगता है ये आराम से पार कर सकती है। खैर, अगर बात करें फ्यूचर की, तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसकी सीक्वल आएगी कि नहीं। वेल, ये तो इस नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत भरी है, वो भी डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर की, जिसमें कहानी डायरेक्टली जाकर जुड़ने वाली है पीसमेकर सीजन 2 से। साथ ही साथ अगले साल रिलीज की जाएगी सुपरगर्ल मूवी, जिसकी शूटिंग अभी चल रही है। और शायद अगर सब कुछ सही रहा तो हमें एक बहुत ही बेहतरीन डीसी यूनिवर्स बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देखने को मिलेगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको डेविड कॉर्नस्वेट का सुपरमैन कैसा लगा और आपकी इस वर्जन ऑफ सुपरमैन के लिए क्या क्या ओपिनियन है। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम ऐसी वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।